वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आप लोगों का उत्साह देख करके बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से लेक्चर को देखते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आप लोग ऐसे ही लेक्चर को देखिए। अभी तो हम लोग कुछ दिनों से बिल्कुल फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल इंटरमीडिएट का पढ़ रहे हैं। हम लोग मैथमेटिक्स का लैंग्वेज सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कहा भी था कि मैथमेटिक्स जो होता है ना, एक लैंग्वेज होता है, और इसकी लैंग्वेज को जब आप पॉइंट टू पॉइंट समझने लगेंगे तब फिर आप जानेंगे कि एक्चुअली मैथमेटिक्स होता क्या है। तो हम लोग कुछ एक्जियोम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम में, और अंतिम समय में हम लोगों ने रसेल पैराडॉक्स पढ़ा था। फिर उसके बाद मॉडिफाइड रसेल पैराडॉक्स पढ़ा था। आप लोगों से पूछा था कि एम्प्टी सेट कैसा है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आप लोगों ने ग्रुप में अच्छा जवाब भी दिया था। आप लोगों को इंतज़ार है कि हम काउंटेबिलिटी पढ़ाएं, सेट को काउंट करना सीखें, लेकिन उसके पहले, वो तो इंटरेस्टिंग है ही, उसके पहले हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ते हैं जिसकी ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है, और एनालिसिस के पेपर में कन्फ्यूजन इन्हीं सारे बातों का होता है। एम्प्टी सेट को कैसा ट्रीट किया जाए, कौन इम्प्रॉपर है, कौन ट्रिवियल है, प्रॉपर सेट की क्या प्रॉपर डेफिनेशन होती है, पावर सेट क्या होता है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 एक्जियोम्स पढ़ा है, एक्जियोम्स ऑफ रेगुलरिटी AOR और एक्जियोम्स ऑफ चॉइस। आज हम लोग एक्जियोम्स 3 पढ़ेंगे, और एक्जियोम का मीनिंग हमने लास्ट क्लास में अच्छे से बता दिया था। एक्जियोम 3 कहता है, यहाँ पे 2 सेट की इक्वलिटी की बात हो रही है। हम कब कहेंगे कि हमारा 2 सेट आपस में इक्वल होगा? तो कह रहा है यह कि 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। हम लोग कहेंगे कि 2 सेट इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, मतलब ए और बी आपस में इक्वल तब होगा इफ एंड ओनली इफ, तब और तभी होगा यक्स अगर ए में है ना तो गारंटी वो बी में हो, या कोई भी एलिमेंट अगर बी में है ना तो एलिमेंट पक्का ए में भी हो। क्लियर? तो जो भी एलिमेंट ए में है, अगर वो सारा एलिमेंट बी में है, और बी में जो भी है वो सभी ए में है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो 2 सेट है वो कैसा होगा? इक्वल होगा। बड़ा कन्फ्यूजन होता है इक्वल सिमिलर, तो अभी आप सिमिलर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं इक्वल। सिमिलरिटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बस ये पढ़ रहे हैं कि 2 सेट को हम लोग इक्वल क्या कहते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सबसेट। सेट है तो उसका सबसेट बनता है। आप जानते हैं सबसेट कैसे बनाते हैं। एक्चुअली सबसेट पढ़ना, यूनियन ऑफ 2 सेट्स पढ़ना, माइनस ऑफ 2 सेट्स पढ़ना, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स पढ़ना, पावर सेट पढ़ना, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ना, ये एक्चुअली होते क्या ना, दे आर द टूल्स बाय विच वी कैन क्रिएट अनदर सेट। हम अनदर सेट को विजुअलाइज करने के लिए, अनदर सेट को क्रिएट करने के लिए हम इन सारे टूल्स का यूज करते हैं, चाहे वो सबसेट हो, चाहे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट हो, चाहे डिफरेंस ऑफ 2 सेट हो, चाहे यूनियन ऑफ 2 सेट्स हो, चाहे इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स हो, चाहे पावर सेट ऑफ 2 सेट्स हो। इन सब का काम क्या है ना कि हमारे पास जो पुराना सेट है उसके हेल्प से कुछ नया सेट क्रिएट करना। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे हम लोग एक एक बात को समझते हैं। सबसेट क्या होता है? देखिए, हर बात की डेफिनेशन 2 सेंस में दी जाती है, एक पॉजिटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में। सबसेट का हम डेफिनेशन यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास ए और बी कोई 2 सेट्स हैं, ठीक है, सपोज कर लिया ए और बी 2 सेट है। अगर यक्स कोई पॉइंट ए में है और ये इम्प्लाई कर जाए कि वो यक्स बी में भी है, पक्का, तो हम कहेंगे चाहे जो भी यक्स ए में है ना, मतलब ए का हर एलिमेंट जो भी ए में है वो किस में है? बी में है। तो हम कहेंगे कि ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। यहाँ पे वर्ड ध्यान देंगे
कि चाहे जो भी एलिमेंट ए में होगा वह बी में भी होगा, तो हम कहेंगे ए सबसेट होगा बी का, और हम लोग डिनोट करेंगे ए सबसेट बी, और हमको रीड करेंगे ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि जब सर ने सबसेट बनाया तो यहाँ पे केवल ए वाला साइन क्यों बनाया, नीचे उन्होंने क्यों नहीं ये साइन बना दिया। आप देखिए, हम यहाँ पे एक काम कर सकते थे, हम यहाँ पे ये साइन भी बना सकते थे कि यहाँ पे हम इक्वल कर देते। एक्चुअली जो हमारा सबसेट का नोटेशन है ना, हमने जो पहले लिखा था वही ठीक है, ये वाला लिखना गलत है, हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। एक्चुअली हम इसको प्रॉपरली गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे भारत के केडी जोशी हुए, नाइव की सेट थ्योरी हुई, हाउसड्राफ की सेट थ्योरी हुई, यह इन्हीं बातों को एडॉप्ट करती है। ठीक है, तो जो सबसेट होता है हम लोग इसी तरीके से हमेशा डिनोट करेंगे। अभी आगे चल के हम लोग जानेंगे और भी इसके बारे में। हम लोग इस सिंबल का यूज करने से बचेंगे मैक्सिमम प्लेस पर, हम लोग हमेशा सबसेट को ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद हम लोग इस पे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम से हम लोग ऑब्जर्वेशन खूब करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए पहला ऑब्जर्वेशन जो हम करने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, और अगर कोई एक एलिमेंट बी में ऐसा है सच दैट वह ए में नहीं है, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए का हर एलिमेंट बी में होगा, तो तय है, गारंटी भी है। लेकिन अगर बी के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जो ए में ना हो, तो इस बात को क्लेम करेगा कि बी बिल्कुल प्रॉपरली उनसे बड़ा है ना। मतलब ए जो है पक्का पोटेंशियल में छोटा है बी से, क्योंकि इसके पास कुछ कम है, तो हम कहेंगे ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। और तब देखिए ऐसे डिनोट करते हैं ए, और यहाँ पर नीचे हमने इसको बिल्कुल कट कर दिया है। अब ये जो नोटेशन है ना, ये भी हमने केडी जोशी से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये नोटेशन होता है कि अगर ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ए, और फिर नीचे तब बताते हैं कि इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर पूरी बात। चलिए दूसरी बात देखिए, दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा यह है कि मान लीजिए ए और ए दो सेट हैं, यहाँ पे हमने मिसप्रिंट नहीं लिखा है, सब सही लिखा है, ए और ए कोई दो सेट है। अब जरा सोचो, अगर कोई भी एलिमेंट तुम ए में लेकर चलोगे तो गारंटी हो किस में आ जाएगा, ए में। सबसेट का डेफिनेशन अभी हम क्या दे रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर आप ए में लेकर चलिए और वो बी में चला जाए, तो हम कहेंगे ए वाला जो होगा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। अब यहाँ बी की जगह भी क्या है, ए है, तो आप कोई भी एलिमेंट जो ए में लेकर चले हैं वो भी किस में चला आया, ए में। इसका मतलब क्या हुआ, बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट ए का सबसेट हो गया। और ए हमने कैसा सेट लिया है, आर्बिट्ररी लिया है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इस तरह से हमने कह दिया कि हर सेट क्या होता है, खुद का सबसेट होता है, और इसको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। चाहे दुनिया का कोई सेट हो, वो खुद का सबसेट हमेशा होता है, और उसे इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन यह है कि अगर पहला सेट ए हमारा इम्पटी सेट है, पक्का मान लिया एक ऐसा सेट है, इम्पटी सेट है, और बी क्या है, कोई सेट है, एनी सेट, ये कोई आर्बिट्ररी हमने लिया है। अगर ए एम्पटी सेट है और बी क्या है, एनी आर्बिट्ररी सेट है, तो जरा सोचिए यहाँ पे देखिए, यहाँ हम जो यूज करने जा रहे हैं ना, इस सबसेट का निगेशन यूज करने जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको, हम बताना ये चाहेंगे कि कोई सेट अगर ए है तो बी का सबसेट कब बनता है, ये निगेटिव मैनर में समझिए। निगेटिव मैनर में यह होता है कि यह इसका सबसेट तब बनेगा जब यक्स में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो, ऐसे लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट यक्स belongs to capital A such that x belongs to B, x does not belongs to B। देखिए यहाँ पे अभी सब कुछ भूल करके अब दोबारा सबसेट का डेफिनेशन सोचिए।
ये भी सबसेट का डेफिनेशन देने का एक तरीका, लेकिन ये निगेटिव वे में। हमने कहा था ना, हम जो डेफिनेशन दे रहे हैं स्टार्टिंग में वो पॉजिटिव वे में दे रहे हैं, और ये क्या है, निगेटिव वे में। देखिए कैसे कह रहा है कि ए बी का सबसेट है। कब सबसेट है? कह रहा है ए बी का सबसेट तब कहा जाएगा अगर ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो ही ना जो बी के अंदर ना हो। मतलब ए के अंदर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ना हो सच दैट कि वो एलिमेंट बी में ना हो। इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब जो भी ए में हो वो बी में हो। तो ये निगेशन का टेक्निक है, और मैथमेटिक्स में यही सारी टेक्निक्स जब बड़ी जगहों पर यूज होते हैं निगेशन बन के, तो मैटर समझ में नहीं आता है। इसीलिए निगेशन को अच्छे ढंग से छोटे लेवल पे फंडामेंटल जब आप क्लियर रखेंगे तो बड़े लेवल पे किसी डेफिनेशन को पॉजिटिव वे में यूज किया जा रहा है या निगेटिव वे में यूज किया जा रहा है, आप बहुत अच्छे से इसको डील कर पाएंगे। क्लियर? आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब ए तो एम्प्टी सेट है, तो कोई नंबर इसमें होगा ही नहीं, कोई एलिमेंट ए में मिलेगा ही नहीं। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बस इसी का यूज कर रहे हैं कि ए में कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जो बी में ना हो। ए आपका एम्प्टी सेट है तो इसमें कोई एलिमेंट मिलना नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट ए में ऐसा मिलेगा ही नहीं कि जो बी में ना हो। और इस बात से क्या इम्प्लाई होगा, इस बात से इम्प्लाई होगा कि ए जो है बी का क्या बन जाएगा, सबसेट। और ए क्या है, फाई इसका, और बी आपने क्या ले रखा है, आर्बिट्री एनी सेट। इस तरह से आपका जो ए है वो बी का सबसेट बन जाएगा, और ए किसके बराबर है, फाई के। इसका मतलब फाई सबसेट बन जाएगा किसका, एवरी सेट का। एवरी सेट का क्यों बनेगा, क्योंकि बी आपने आर्बिट्री चूज किया था। आप लोग बड़े हमेशा कहते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है, नल सेट सबका सबसेट होता है, वो यहीं से कंसेप्ट आता है। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट कैन बी इजीली प्रूव बाय द negation of the definition of subset. Okay. नेक्स्ट आप यहां पर देखिए, हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ढूंढ के लिखे हैं। हमने यहाँ पे एक सेट डिफाइन किया है x, और इसमें एलिमेंट लिया a कामा b कामा एक सेट रखा है a कामा b। आपको मालूम है ना, सेट भी एक ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको सेट के अंदर रखा जा सकता है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो हमने एक सेट माना, उसमें एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट क्या है, ये पूरा एक एलिमेंट है, इसको अलग से नहीं डील करेंगे, ए और बी है, ये पूरा सेट एक एलिमेंट है। इसके अंदर कुल कितने एलिमेंट का सेट है एक्स, 3 एलिमेंट का, 1 2, और ये पूरा सेट खुद में एक ऑब्जेक्ट है 3 एलिमेंट का। और एक दूसरा सेट हमने वाई लिया, इस वाले सेट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, एक ए है और एक क्या है, बी है। यहाँ ध्यान से देखिए, तो जो y है ना, इसमें a और b 2 एलिमेंट है और दोनों के दोनों x में हैं, तो गारंटी y क्या होगा, x का प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर क्यों होगा, क्योंकि x में एक एक्स्ट्रा भी है, एक एलिमेंट a कामा भी क्या है, एक्स्ट्रा है। दूसरी बात जरा देखिए, y ये पूरा का पूरा एक सेट है, और ये पूरा जो सेट है ना वो x का एक एलिमेंट है। देखिए यहाँ पर एलिमेंट है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, y क्या है, बिलोंग्स टू x। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि 2 सेट दिया हुआ है और ये इसका सबसेट भी बना हुआ है और उसी टाइम ये इसका मेंबर भी बना हुआ है ना। तो ये 2 सेट आपको ऐसे दिख रहे हैं ना कि एक साथ एक सबसेट भी बन रहा है और साथ ही साथ मेंबर भी बन रहा है। तो हमने इसको यहाँ पर देखा। एक और एग्जांपल देखिए, आप एक सेट ले लीजिए फाई, ठीक है, आपने एक सेट ले लिया फाई, यहाँ पे आपने सिंगलटन यहाँ पे फाई रखा। अब देखिए यहाँ पे फाई सबसेट है एक्स का, क्योंकि एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, और दूसरी बात फाई क्या है, मेंबर भी एक्स का। अब हम लोग आते हैं पावर सेट के बारे में। एक्चुअली पावर सेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन आवर सेट थ्योरी टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेट विद द हेल्प ऑफ द गिवन सेट। पावर सेट का मतलब आपको समझ में आता होगा कि पावर सेट आप लोग बचपन से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक बार और आप यहाँ पर डेफिनेशन देखिए। इसका पावर सेट हो, चाहे यूनियन ऑफ 2 सेट हो, चाहे इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट हो, चाहे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट हो, इन सब का बस ये सब इसीलिए बने हैं ना ताकि हम नए सेट को जनरेट कर पाएँ। अभी हम आगे थोड़ा लिख करके भी इसे बता देते हैं। पहले यहाँ पर देखिए कि हम लोग पावर सेट कहते किसे हैं। मान लिया कि एक कोई सेट है,
A is any set, then the power set of A is denoted by P of A. इसको P of A से डिनोट करेंगे और डिफाइन कैसे करेंगे, पावर सेट जो होता है वो A के जितने सबसेट होते हैं ना उन्हीं का कलेक्शन होता है। मतलब किसी सेट के जितने सबसेट होंगे सबका कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि कोई अगर सेट है, मान लिया आपके पास कोई एक सेट है और हमने एक सेट ऐसे ले लिया A और इस A में कुछ एलिमेंट हमने रख दिया, सपोज कर लिया आपके पास इसमें कुछ एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट है A1, ठीक, ऐसे दूसरा एलिमेंट है आपके पास A2 और ऐसे आपके पास लास्ट एलिमेंट मान लीजिए डॉट डॉट, हमने मान लिया कि जो लास्ट एलिमेंट है इसमें वो है आपके पास AN, आपके पास AN एलिमेंट है। तो आप इस सेट के द्वारा कुल कितने सबसेट बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब भी सबसेट बनाएंगे इसके पास कितनी चॉइस होगी, 2 चॉइस होगी, ठीक। इसके पास भी कितना चॉइस होगा, 2 चॉइस होगा। 2 चॉइस मतलब या तो आप इस एलिमेंट को सबसेट में रखेंगे या तो नहीं रखेंगे, इसको भी या तो रखेंगे या तो नहीं रखेंगे, और लास्ट वाले को भी आप उसमें रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। तो कुल इतनी चॉइसेस बनी। अगर सबको आपस में ऐसे आप मल्टीप्लाई कर दो तो कुल कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन आएगा, n टाइम्स 2 × 2 का, तो मतलब कितना बन जाएगा, 2 के पावर n बनेगा। तो कुल कितने सबसेट होंगे, अगर किसी सेट के पास अगर n एलिमेंट हैं तो सबसेट कितने होंगे, 2 के पावर n होंगे, पक्का। तो ऐसे ही जितने सबसेट बनेंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी सेट के पास 3 एलिमेंट है तो कुल कितना सबसेट बनेगा, 2 के पावर 3 मतलब 8। तो 8 जो सबसेट बनेंगे सबको कलेक्ट कर लीजिए, उस सेट का वही पावर सेट बन जाएगा, पक्का। अब देखिए, एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, सबसेट का, और सबसेट खुद में खुद सेट होता है, मतलब एक कलेक्शन है और एक सेट है। यूँ कह लीजिए कि जो पावर सेट होता है वो एक सेट होता है जिसका हर मेंबर खुद सेट होता है, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, पक्का। और एक कलेक्शन किसका है, पावर सेट ऑफ ए किसका कलेक्शन है, सारे सबसेट ऑफ ए का है। तो ए जब खुद का सबसेट होता है तो इस कलेक्शन में इस ए खुद आएगा, इसका मतलब ए किस में बिलोंग कर जाएगा, पावर सेट ऑफ ए में। चाहे कोई भी सेट क्यों ना हो, पावर सेट में वह मेंबर हमेशा बिलोंग करेगा, वह सेट हमेशा बिलोंग करेगा, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए, ये अगर ये एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट भी हमेशा पावर सेट में होता है। क्यों होता है, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि पावर सेट अगर आप किसी सेट का बनाने जा रहे हो तो जितने ए के सबसेट हैं सबको कलेक्ट करोगे। तो ए का सबसेट, एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता है ना, तो ए का भी सबसेट है, और जब ए का सबसेट है तो वो भी इस कलेक्शन में आएगा, मतलब वो भी पीए में आएगा, इसीलिए 5 भी बिलोंग करेगा इसमें। तो चाहे कोई भी सेट क्यों ना हो, पावर सेट में एम्प्टी सेट हमेशा बिलोंग करता है, नॉट अ सबसेट, ये इसका एक मेंबर होता है, ठीक है। आप 1 और 2 को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो आप देखेंगे कि सेट तो हमेशा पावर सेट में होता है, पक्का, और एम्प्टी सेट भी हमेशा होता है। देखिए, चाहे कोई भी सेट हो, ये हमेशा होगा पावर सेट में, चाहे कोई भी सेट हो, एम्प्टी सेट हमेशा होगा पीए में। तो इस बात से तो अंदाज़ा लग गया ना कि चाहे सेट कैसा भी क्यों ना हो, कम से कम 2 एलिमेंट हमेशा रहेगा। कौन, एक ए रहेगा, मतलब जिस सेट का पावर सेट बन रहा है, और दूसरा एम्प्टी सेट रहेगा। तो हम पहले और दूसरे का यूज करते हुए कह सकते हैं कि पावर सेट किसी भी कीमत पे कभी भी एम्प्टी हो ही नहीं सकता। पावर सेट कैन नॉट बी एम्प्टी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, है ना। तो अब देखिए, आगे अगर कभी मैथमेटिक्स में ज़रूरत आपको पड़ा कि आपको काश ऐसा सेट मिल जाता जो कभी एम्प्टी ही ना होने का चांस होता, तो किसका यूज करेंगे, पावर सेट का, क्योंकि पावर सेट कभी एम्प्टी हो ही नहीं सकता। चौथा ऑब्जर्वेशन जो है, पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, अभी कार्डिनलिटी हम आगे बस जस्ट कुछ समय बाद पढ़ रहे हैं। पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है हमेशा कम से कम 2 होती है, एटलीस्ट 2 होती है। अगर एक ऐसा हो नॉन एम्प्टी हो, एम्प्टी होगा तो 1 होगा, ठीक है। चलिए, एम्प्टी होगा तो 1 होगा, या आप लोग जरा कल बताइएगा ग्रुप में। अब हम लोग काउंटिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। एक बार और आते हैं नेचुरल नंबर सिस्टम पे। हमने कल कहा था यही वह सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग आगे की काउंटिंग करना तय करते हैं। देखिए, जब भी मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ बनती है
तो बनते समय अगर वो नया इवैल्यूएशन आता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रियल लाइफ में हो, कहीं भी हो, कोई भी इवैल्यूएशन होता है, तो उसके मेजरमेंट के लिए एक स्केल का बनना बहुत ज़रूरी होता है। बिना स्केल के हम लोग किसी भी बात का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई सेट बना, सबसेट बना, तो अब इनको मेजर भी तो करना पड़ेगा कि इनका पोटेंशियल क्या है, इनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर सेट है तो कितना पोटेंशियल है, कितना ताकतवर है, कोई तो एक मेजरमेंट होगा। जैसे सोचिए कि जब लोगों ने पहले पहले अर्थक्वेक पे काम किया होगा, तो अर्थक्वेक के काम किया होगा तो उसकी इंटेंसिटी को मापने के लिए कोई एक स्केल की ज़रूरत पड़ी होगी, तो लोगों ने रिएक्टर पैमाना बना दिया होगा। पहली बार जब इवैल्यूएशन हुआ होगा क्रांति के दौर में, जब तापमान को मेजर करने की ज़रूरत पड़ी होगी, तो लोगों ने फारेनहाइट पैमाना बनाया होगा, वो भी मेजर करने का एक स्केल बनाया, फारेनहाइट बना दिया, डिग्री सेल्सियस बना दिया। तो हमेशा जब जब कोई ना कोई इवैल्यूएशन हुआ है, नई चीज़ों का आगमन हुआ है, तो मेजरमेंट के लिए एक स्केल की ज़रूरत हमेशा पड़ी है। जिस टर्म के बारे में हम लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं 2 लेक्चर से, काउंटेबिलिटी, उसी के लिए हम लोग रॉ मटेरियल का अभी तैयारी कर रहे हैं। तो इवैल्यूएशन में जब वेट आया होगा, जब लेंथ आया होगा, तो इसके लिए भी मेजरमेंट करने का एक स्केल बना कि किलोग्राम से वेट को नापेंगे, मीटर से जो इसको नापेंगे, लीटर से लिक्विड को नापेंगे, है ना। तो जब जब नई चीज़ आएगी तो मेजर करने का एक नया स्केल भी आएगा। पक्का सोचिए, जब पेन ड्राइव बना होगा, हार्ड डिस्क बना होगा, लैपटॉप बना होगा, तो इसका भी तो मेजरमेंट करने का कोई ना कोई एक पैमाना रहना चाहिए था। तो लोगों ने अपना MB, GB, गीगाबाइट, टेराबाइट, बाइट, इन सारे चीज़ों का डिस्कवरी किया। तो इसी तरह से हमारे पास जब सेट थ्योरी आ गया, तो इसके भी मेजरमेंट की बेहद ज़रूरत है, और इसकी मेजरमेंट को हम कैसे करें यह अब हम लोग जानेंगे। तो जो 2 चीज़ें होती हैं मेजर करने की, मुख्य होती हैं। पहला आपका ये नेचुरल नंबर जो दिख रहा है, ये मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा रोल अदा करेगा। हमने कल भी कहा था, जब किसी भी कलेक्शन को काउंट करना हो ना, अगर आप कहते हो कि सर काउंट करके बताइए कितने हैं, हाउ मेनी, तो हम करेंगे क्या, आपका एक ऑब्जेक्ट थैले से निकालेंगे, उसके सामने 1 रख देंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने 2, तीसरे के सामने 3। अगर ऐसे करते करते आपका सारा सामान ख़त्म हो गया, हम एग्जॉस्ट कर गए, तो जिस नंबर पे जाके एग्जॉस्ट कहेंगे इतना नंबर है। ठीक है, तो हम नेचुरल नंबर से इस तरह से काउंटिंग करते हैं। हम एक काम यहाँ पे करते हैं, एक सेट बना लेते हैं, और एक ऐसा सेट बनाएंगे ना, इसका नाम रखेंगे इनिशियल सेगमेंट ऑफ n। आप लोगों ने बटखरा नाम सुना है ना, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम का, वैसे SN जो है, मान के चलिए कि n किलोग्राम का कोई एक बटखरा है। ठीक है, मतलब एक काउंट क्या करता है, SN का मतलब अगर आप 5 रख दीजिए तो 1 से लेकर 5 तक की गिनती चलेगी। ठीक है, जब किसी सेट को मापना होगा, तौलना होगा, तो करेंगे क्या, एक तराजू पर SN को रख देंगे और एक तराजू पर उस सेट को रख देंगे, n को बदलते जाएंगे, किसी न किसी n के लिए तो दोनों साइड का पलड़ा बराबर होगा ही। तो जब हो जाएगा बराबर, तो हम कह देंगे कि वो सेट में इतने एलिमेंट है जितना SN में है। इस SN को कहते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ n। इसमें अंतर क्या है, ये जो है कहीं पे अभी टर्मिनेट नहीं किया है और ये टर्मिनेट कर गया है। ठीक है, देखिए, जब आपके पास इनिशियल सेगमेंट ऑफ n आएगा ना, तो आपके पास एक टेक्निक आ गया। अब इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि किसकी पोटेंशियल ज़्यादा है। 2 सेट अगर दिया है तो किसी में 6 एलिमेंट है, किसी में 5 एलिमेंट, हालांकि 6 और 5 का कोई मतलब नहीं है मैथमेटिक्स में, सब अब्स्ट्रैक्शन है। फिर भी पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, अब आपका कहना थोड़ा सा आसान काम बन जाएगा, और आप कह पाएंगे किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, हम लोग दोबारा से लौट करके उस चीज़ पर आएंगे और आपको बताएंगे अभी कुछ देर बाद, क्योंकि हमको फंक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी जो स्केल बनाने जा रहे हैं मेजरमेंट के लिए, कि कोई सेट कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना गहरा है, कुछ तो होगा इसमें, जैसे बाकी चीज़ों में होता है। तो इसकी भी मेजरमेंट के स्केल को हम लोग तैयार करने जा रहे हैं अभी कुछ देर बाद। इस स्केल को बनाने के लिए हमको फंक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। फंक्शन आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, फंक्शन को एक बार और देखते हैं और थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं।
सपोज कर लिया कि ए और बी दो नॉन एम्पटी सेट है, नॉन एम्पटी होना बेहद जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास ए और बी कोई दो नॉन एम्पटी सेट है, इफ बाय ए रूल, अगर आप किसी रूल के द्वारा, इफ बाय एनी रूल यू कैन एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, or you can by elements of A is assigned to some unique element of B, or we can say that let A and B are two non-empty sets. If by a rule every element of A is assigned to some unique element of B, then the rule defines a function from A to B. तो हम लोग कहेंगे वो जो रूल है वो डिफाइन कर रहा है एक फंक्शन A से B का। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को बता पाएंगे कि ए और बी अगर दो नॉन एम्पटी सेट है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए लिखे हुए ए और बी अगर कोई दो नॉन एम्पटी सेट है, इफ बाय ए रूल एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज असाइंड टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, then the rule defines a function from A to B. It is denoted by f from A to B. So आप सभी लोग फंक्शन स्टार्टिंग से जानते ही हैं। ऑब्जर्वेशन और नोटेशन के बारे में देखते हैं। अगर आप लोगों को फंक्शन नहीं क्लियर है तो एक दूसरे तरीके से बता दें। बस ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, अगर हमने एक सेट ए बना लिया और एक सेट हमने दूसरा बना लिया यह, तो हम ये कहना चाहते हैं अगर इसमें कोई एलिमेंट है, मान लिया 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट है, ठीक, या जितने भी एलिमेंट हैं, और बी में मान लीजिए कुछ एलिमेंट है, मान लिया बी में एलिमेंट है ए बी एंड सी। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर ए और बी दो नॉन एम्पटी सेट है, इफ अ रूल या इफ बाय ए रूल एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट असाइन किया जा सके टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी पे, तो इस रूल को हम लोग फंक्शन कहते हैं और डिनोट ऐसे करते हैं। मान के चलो कि ये वाला सेट जो है तुम्हारा बंदूक है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो गोलियां हैं। देखिए यहाँ पे हर एलिमेंट कहीं ना कहीं चला जाना चाहिए, तो आप ऐसा चलाओ कि सारी गोलियां कहीं ना कहीं चली जाएं। और 1 गया तो 1 अगर ए पे चला गया तो अब 1 और कहीं नहीं जा सकता। वैसे भी क्लियर है, जब कोई गोली चलेगी तो एक बार जब कहीं चली जाएगी तो दोबारा थोड़ी कहीं जाएगी। तो इस तरह से चल रहा है, ठीक है। 2 भी कहीं चला जाए, 3 भी कहीं चला जाए, 4 भी कहीं चला जाए। बस फंक्शन बनने के लिए इधर एक एलिमेंट दो जगह ना जाए, इधर तो एक पे कई सारे लोग जा सकते हैं। क्लियर है पूरी बात। ऑब्जर्वेशन है नोटेशन में आते हैं। हम लोग फंक्शन का ऑब्जर्वेशन करते हैं थोड़ा सा। पहली चीज, हम लोग जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ए को डोमेन कहेंगे और बी को कोडोमेन कहेंगे। दूसरी बात, जो बी के एलिमेंट हैं विच आर असाइंड विद द एलिमेंट ऑफ ए, कई बार ऐसा भी होगा कि बी के कुछ एलिमेंट छूट भी जाएंगे, लेकिन उन सबका कलेक्शन कर लीजिए जितने लोग असाइन हो चुके हैं ए के साथ, ठीक है। आप ऐसा कलेक्शन बना लीजिए जो जो असाइन हो चुके हैं। जैसे मान लिया कि आपने एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया। आप जब फंक्शन चलाना शुरू करेंगे ए से बी पर, तो क्या होगा ना, फंक्शन के दौरान बी के बहुत सारे एलिमेंट जो है इमेज बन जाएंगे। मान लिया कि ये सारे एलिमेंट इमेज बन गए हैं, लेकिन एक दो छूट भी तो सकते हैं। इधर नहीं छूटना चाहिए, लेकिन इधर तो कुछ छूट भी सकते हैं। लेकिन जितने लोगों को प्री इमेज मिल गया, इन सब का जो कलेक्शन होगा इसको रेंज कहते हैं और डिनोट करेंगे एफ से। क्लियर। तीसरा ऑब्जर्वेशन देखिए, अगर x a में है और y b में है, ठीक है, मतलब जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो जब x a में है और y b में है, तो इस केस में हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स और कहेंगे कि y जो है ना, ये जो y है ना, x पहुंचा होगा f के दौरान, ठीक है, f मैप कराकर x को पहुंचाया होगा y पे, तो कहेंगे y जो है वो इमेज है, किसका इमेज है, x का, अंडर f। दूसरी बात, ये जो x है ना, x इज कॉल्ड अ प्री इमेज ऑफ y। ध्यान दीजिएगा वर्ड अ। एक का मतलब ये हुआ कि y के कई सारे प्री इमेज हो सकते हैं। अभी आपको हमने बताया
कि जब कोई मैपिंग चलती है तो अगर एक सेट से चल रहा है, सपोज कर लिया सेट ए है और ये सेट बी है, तो यहाँ के कई सारे एलिमेंट भी बी के सिंगल एलिमेंट पे जा सकते हैं, है ना। ऐसा होता है, दो एलिमेंट भी जा सकता है एक जगह, मतलब इस एलिमेंट के पास दो प्री इमेज भी हो सकता है। इसीलिए जब हम लोग कह रहे हैं कि ये वाला एलिमेंट y है ना, तो y के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे अ प्री इमेज ऑफ y का एक प्री इमेज हमने कहा x है, दूसरा भी तो हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड अ लगाया है। क्लियर पूरी बात, मतलब मोर देन वन हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आप लोग वन वन टू दोनों इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव जानते हैं। और भी टाइप्स के फंक्शन होते हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन। सो हम सारे फंक्शन का डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। सो हम इन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं। अब हम लोग आते हैं, थोड़ी सी बड़ी बात करते हैं सिमिलर सेट के बारे में। देखिए, इक्वल सेट और सिमिलर सेट में डिफरेंस है। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ every element which is belongs to A also belongs to B and each element belongs to B belongs to A। ठीक है, वो तो होता है इक्वल सेट, लेकिन दो सेट को सिमिलर कब कहेंगे, एक जैसा कैसे कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे बात पोटेंशियल की हो रही है कि दो सेट कैसे पोटेंशियली आपस में इक्वल होंगे। जैसे मान लिया हमने कहा यहाँ पे टू सेट्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो सेट सिमिलर तब होंगे अगर उनके बीच में वन वन और ऑन टू फंक्शन मिल जाए। ठीक है ना। अगर कोई भी दो सेट आपके पास है, जैसे मान लिया कि आपने एक जो है सेट ले लिया ए, ठीक, आपने एक सेट ले लिया ए और एक आपने दूसरा सेट ले लिया बी, ये आपका हो गया सेट बी। अब कहेंगे कि ये जो दो सेट ए और बी है, यहाँ पे बात हम ना तो फाइनाइट की करें ना तो इनफाइनाइट की, इसलिए सबके लिए वैलिड होगा ये दो सेट आपस में सिमिलर तब होगा जब इनके बीच में, मान लिया हमने एक तराजू यहाँ पे ऐसे लगा दिया, डंडी लगा दिया इसका तराजू का। अब देखिए ये दोनों बराबर ढंग से झुके हुए हैं, ठीक है। दोनों आपस में इक्विवेलेंट तब होंगे, मतलब दोनों बराबर लेवल पे तब होंगे या दोनों समान वेट के तब होंगे जब इनके बीच में देयर एग्जिस्ट वन वन ऑन टू फंक्शन बिटवीन देम, इफ देयर एग्जिस्ट ए वन वन ऑन टू फंक्शन बिटवीन ए टू बी। तो कोई भी दो सेट आपस में सिमिलर तब होता है चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, अगर उनके बीच में एक फंक्शन मिल जाए वन, जो कैसा हो जाए वन वन और ऑन टू हो जाए। क्लियर है पूरी बात। अब देखिए नोट वन, अगर ए बी के सिमिलर है, अगर ए बी के सिमिलर है तो इसका उल्टा भी सही है, बी भी किसके सिमिलर होगा, ए के सिमिलर होगा पक्का, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ए बी के सिमिलर है तो इसको सिंबल के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ए इज सिमिलर टू बी। कुछ लोग सिमिलरिटी के प्लेस पर, सिमिलर होने के प्लेस पर इक्वी पोटेंशियल का यूज करते हैं। टू सेट आर सेट टू हैव इक्वी पोटेंशियल, या दो सेट का पोटेंशियल सेम होगा अगर उनके बीच में वन वन ऑन टू फंक्शन मिल जाए। क्लियर पूरी बात, गॉट माय पॉइंट। सो कुछ लोग इसी को सिमिलर को इक्वी पोटेंशियल कहते हैं, इक्वी न्यूमरस कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं। टू सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए वन वन ऑन टू फंक्शन बिटवीन देम, इक्वी न्यूमरस भी कहते हैं और इक्वी पोटेंशियल भी कहते हैं। तो सिमिलर और इक्वल में आपको अंतर भी पता चल गया होगा। देखिए इक्वल का मतलब क्या होता है कि अगर एक सेट ए है ना, और मान लिया कि एक सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और एक सेट आपके पास है बी। अब देखिए इसको अगर आप इस वाले तराजू पे रख दीजिए और एक दूसरा सेट आप ले लीजिए बी, और बी में आप लोग कुछ एलिमेंट ले लीजिए, मान लिया कि हमने बी के अंदर ए बी सी ले लिया, ए बी एंड सी ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो जरा, दोनों सेट में एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है। हालांकि हम लोग अभी 3 के बारे में जान नहीं रहे, लेकिन एसेंस से अगर हम लोग देखें गिनती करें तो 3 पे एग्जास्ट कर गया, ए बी 1 2 3 पे एग्जास्ट कर जाएगा। तो 3 3 एलिमेंट का सेट है।
इनके बीच में जब तुम मैपिंग डिफाइन करोगे तो मैपिंग 1 1 ऑन 2 भी बन जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ मैप करा देंगे, इसको यहाँ मैप करा देंगे, इसको यहाँ मैप करा देंगे। तो एक 1 1 ऑन 2 मिल गया। दोनों सेट जो है इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, लेकिन इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पर A है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे B है, 3 है, C है। ठीक है, तो दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट हैं लेकिन इक्वल नहीं है। जैसे मान लीजिए आप इस साइड में बैठे हैं और इस साइड में कुछ पत्थर या बटखरा टाइप का रखा है लोहे का, तो आप दोनों लोग कैसे हैं? समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं। ऐसा तो नहीं कि आप दोनों लोग बराबर हैं, मतलब जो आदमी बैठा है या हम बैठे हैं और इधर जो बटखरा रखा है दोनों का दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है। इसी तरह से हम लोग बोलते हैं टू सेट्स आर सिमिलर नॉट इक्वल, सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट 1 1 ऑन 2 फंक्शन बिटवीन देम। आप लोग इसको जानते हैं, पढ़ भी लीजिएगा। और हमने कहा कि जो हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, इस टाइप के हम लोग जो कुछ बातों को पढ़ते हैं ना, इसका बस मेन पर्पज यही होता है कि हम लोग नई बातों को कैसे जनरेट कर पाएँ। तो दीज 7 कंसेप्ट, जैसे आपका सेट, जैसे आपका सबसेट हुआ, पावर सेट हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, यूनियन ऑफ टू सेट हुआ, डिफरेंस ऑफ टू सेट हुआ, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट हुआ, ये जो 7 कंसेप्ट है ना, बेसिकली वी एज्यूम टू डेवलप न्यू सेट। इन्हीं की हेल्प से हम लोग नया सेट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट दीज आर द टूल्स टू फॉर्म न्यू सेट्स। जैसे आप जब 2 सेट का माइनस करेंगे नया सेट बनेगा, तो नया सेट फॉर्म करने का तरीका है। यूनियन लेंगे तो भी बनेगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो भी नया सेट बनेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है। कोई भी सेट अगर नॉन एम्प्टी है तो उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट होगा अगर वो सिमिलर बन जाए। किसके सिमिलर बन जाए? SN के। SN नाम पता है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। SN में कितने एलिमेंट होते हैं? 1 2 से लेकर के यहाँ तक। तो कोई सेट फाइनाइट तब होगा अगर SN के सिमिलर हो जाए। मतलब अब देखिए यहाँ पे, अब किसी भी सेट को फाइनाइट अगर आपको प्रूव करना है ना, तो आप क्या करिए, इस तराजू पर एक साइड में आप उस सेट को रख दीजिए। मान लिया इधर उस सेट को हमने रख दिया, ये सेट आपने रख दिया। अब इधर आप क्या करिए, इधर आप अपना जो है SN को रख दीजिए। ठीक है, और अलग अलग SN के लिए n को बदलते जाइए। वही हो सकता है कि 1 किलो का हो तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो अगर एक ही एलिमेंट A में होगा तो इसके बीच में 1 1 ऑन 2 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो इसमें 2 एलिमेंट आ जाएगा। इसमें 2 एलिमेंट रहेगा तो एक को ऐसे बारी बारी से असाइन कर देंगे, तो कह दे देंगे इसकी कार्डिनलिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो जब किसी भी सेट को आपको बताना होगा फाइनाइट है ना, तो कहेंगे कोई नॉन एम्प्टी सेट फाइनाइट तब होता है इफ इट इज सिमिलर टू SN। अगर ये SN के सिमिलर हो जाए, फॉर सम n, कोई ना कोई जरूर n होगा ना जिसके सिमिलर बन जाएगा। फाइनाइट तो पक्का मिलेगा। और उस समय जिस n का यूज करने पर ये दोनों आपका पलड़ा बराबर होगा, हम लोग कहेंगे उसको कार्डिनलिटी A का। क्लियर पूरी बात? A की कार्डिनलिटी कैसे डिफाइन करेंगे? A जिस इनिशियल नेचुरल सेगमेंट के सिमिलर बनेगा ना, या जिसके साथ इनके बीच में 1 1 ऑन 2 मैपिंग मिलेगा ना, और जिस n का यूज होगा वही n इसकी कार्डिनलिटी को बताएगा। क्लियर? कार्डिनलिटी को हम लोग 2 लाइनों के बीच में लिखते हैं। इसको कार्डिनलिटी ऑफ A पढ़ते हैं या कार्डिनल ऑफ A। 2 तरीका होता है डिनोट करने का। अब जरा देखिए यहाँ पे, बड़ा अच्छा रहा कि जब हम लोग SN जो आपका बटखरा बना है, जब हम लोग इसको बनाए हैं तो SN में क्या रखे हैं? SN में हम लोगों ने रखा हुआ है 1 से लेकर के n तक का एलिमेंट। ठीक, ऐसे 1 रखा हुआ है, और फिर हम लोगों ने 2 रखा हुआ है, और लास्ट में एग्जॉस्ट कर गया है। अंतिम एलिमेंट इसके पास है n है। क्लियर है पूरी बात? अब देखिए, जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट के पास तो कोई एलिमेंट होता नहीं है। अब इसको अगर तोड़ना पड़ता तो यहाँ एम्प्टी सेट को रखते हैं। अब इधर इसका कोई भी चीज़ काम नहीं आता। बड़ा लकी हम लोग थे कि 0 छूटा हुआ था। SN में 0 होता नहीं है, तो हमारे पास एक 0 पहले से मौजूद था, जैसे लगा इसी के लिए बचा था। तो हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट की जो कार्डिनल होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन एम्प्टी सेट फाइनाइट होता ही है, और इसकी कार्डिनलिटी जो होगी उसको 0 से डिनोट करेंगे हम लोग। क्लियर है पूरी बात? अब हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में।
कहेंगे कोई भी सेट इनफाइनाइट होगा इफ़ इट इज नॉट फाइनाइट। अगर फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट कब नहीं होगा कोई सेट? अगर आप देखिए, अगर वो सेट ना तो एम्प्टी हो, नाइदर एम्प्टी नॉट सिमिलर टू एसएन, आप कोशिश करोगे कि वो सेट एसएन के सिमिलर बन जाए, लेकिन अगर आपको कोई एन ऐसा मिले ही ना जिसके वो बराबर इक्विवेलेंट बनने की कोशिश कर रहा है, तब क्या होगा? तब तो हो नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी सेट अगर जो है करना है, मान लिया कि आप नेचुरल नंबर कोई देखना चाहते हैं कितने हैं, तो कोई एन थोड़ी आएगा ऐसे एन कि इस साइड में आप रख देंगे और ये इसको इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि एन तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे सेट को आप नहीं कर पाएंगे काउंट। तो जो सेट एम्प्टी ना हो, नाइदर एम्प्टी नॉट सिमिलर टू एस एन, चाहे कोई भी एन आप यूज कर लीजिए, ठीक है, इसके सिमिलर ना बने तो ऐसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। अभी हम लोग जो इनफाइनाइट टर्म यूज कर रहे हैं ना, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अभी जब धीरे धीरे कैंटर आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, ओनली ड्यू टू द कैंटर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ओके, सो थैंक्स स्टूडेंट, आप लोग इस लेक्चर को देखिए। अगले लेक्चर में हम लोग काउंटेबिलिटी की बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। अगला लेक्चर पक्का मिस मत करिएगा। और इसमें जो भी डाउट है कल आप लोग ग्रुप के अंदर पूछिए, जो भी प्रॉब्लम है बताइए। ओके, थैंक्स।